मैंने अपने मोहल्ले के 3-4 लड़कों को अपनी झूठी मोहब्बत के चक्कर में फंसा रखा था। उनसे मैं पैसे बटोरती रहती थी। एक दिन मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से तय हो गई। शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही मेरे सारे आशिक मेरे घर आ गए और फिर मेरे पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं सदमे से बेहोश हो गई। मेरा नाम संजना है। मैंने एक गरीब घराने में आँख खोली। मेरे पापा शहर के किसी बंगले में माली थे और मेरी माँ सिलाई किया करती थी। हम 3 बहनें थे और 2 भाई थे। मेरा नंबर दूसरा था। मैं जिस घर से थी वहाँ 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। जैसे जैसे बड़ी होती गई इस गरीबी से मुझे नफरत भी बढ़ने लगी। कभी कभी तो मैं भगवान से शिकायत करती कि मुझे इस गरीबी में क्यों पैदा किया। मेरे सारे भाई बहन इस गरीबी भरी जिंदगी में खुश थे, मगर मैं खुश नहीं थी। मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, और होते भी क्यों नहीं, मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मेरी दादी कहा करती थी कि संजना को तो किसी महल में होना चाहिए था। कभी कभी मैं खुद भी सोचती कि ये छोटा सा घर मेरी शान के खिलाफ है। मैं बहन भाइयों में सबसे खूबसूरत थी, इसीलिए सबकी लाडली थी। मेरी खूबसूरती के पूरे खानदान में और मोहल्ले में चर्चे थे। हमारे जानने वाला हर लड़का हमारे घर रिश्ता देने के लिए बेचैन था। हर कोई मुझसे शादी के सपने देखता था, मगर मैं अपनी खूबसूरती के नशे में चूर किसी को नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। सहेलियों के साथ पढ़ने के बहाने घंटों घर से बाहर रहती थी। मैं बाकी 2 बहनों के उलट कुछ ज़्यादा ही नाजुक मिजाज थी। मैं स्कूल में गरीब लड़कियों को मुंह तक नहीं लगाती थी। अमीर लड़कियों से ही दोस्ती करती थी और उनके आगे पीछे घूमती फिरती और उनकी तरह उठने बैठने रहने की कोशिश करती। जब मैं अपनी अमीर सहेलियों को देखती तो मेरे दिल में एक हुक उठती कि काश मैं भी इनकी तरह अमीर होती। मेरे पास भी ढेर सारी दौलत होती। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती। मेरे आगे पीछे भी नौकरों की लाइन रहती। रोजाना अपने दिमाग में नए नए तरीके लाती कैसे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं और इस डिब्बे जैसे घर से मुझे छुटकारा मिले। लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर मैंने अपने स्कूल के पास एक दुकान वाले से दोस्ती कर ली। उसका ये फ़ायदा हुआ कि आए दिन उसकी दुकान से फ्री में सामान लेने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने स्कूल के आसपास और मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी। मैं सब लड़कों से झूठी मोहब्बत के दावे करती, स्कूल से छुट्टी करती और एक एक करके उन लड़कों के साथ घूमने जाती। लड़कों से अपने शौक पूरे करवाती। लड़कों के द्वारा दिए हुए उपहारों को मैं अपने घर वालों से छुपा देती थी। मेरे घर में मेरे भाई बहन एक एक चीज़ को तरस तरस कर खाते थे और मैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ खूब मौज मस्ती करती। खूब पिज्ज़ा बर्गर आइसक्रीम के मज़े उड़ाती। मतलब पूरा होने पर मैं पुराने लड़कों को छोड़ देती और नए लड़कों से दोस्ती कर लेती। लेकिन एक बार एक लड़का तो मेरे प्यार में पागल ही हो गया था। वो रो रो कर मुझसे अपने प्यार की भीख मांगता रहता। कहता, संजना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे इस तरह मत ठुकराओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। लेकिन मैंने उस लड़के की एक ना सुनी। और एक बार को मैं सोच भी लेती अगर वो अमीर होता। वो अमीर तो था, लेकिन गांव का अमीर था। गांव में उसकी बहुत सारी ज़मीन थी। हमारे मोहल्ले में अपनी बहन के घर आया हुआ था। लेकिन मुझे तो कोई बड़ा हाथ मारना था, कोई बिजनेसमैन फंसाना था। कुछ ऐसा करना था कि ये 2 टके के गरीब आशिकों से मेरी जान छूट जाए। मैंने उस लड़के को धमकाया था और कहा था, अगर अब वो दोबारा मेरे पीछे आया तो मैं शोर मचा दूंगी कि ये मुझे छेड़ रहा था। उस समय मैं केवल 10th क्लास में थी और अभी से मेरे दिमाग में ये खुराफातें आने लगी थीं। उसके बाद वो लड़का कभी नज़र नहीं आया। मैंने भी सूखा सांस लिया। 10वीं के बाद मैंने जिद करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि मेरे घर के ये हालात नहीं थे कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखती। कॉलेज की रंगीन दुनिया ने मेरे सपनों को और भी बढ़ा दिया। अब तो मुझे और भी बढ़ावा मिला कि कैसे किसी अमीर घर के लड़के को फंसाकर अमीर बना जा सकता है। मेरी सारी सहेलियां भी ऐसे ही करती थीं। मैं ऐसे ही किसी अमीर लड़के की तलाश में थी और फिर भगवान ने मुझे ये मौका जल्दी ही दे दिया। एक दिन कॉलेज से आई तो मेरी छोटी बहन ने बताया कि हमारा साथ वाला घर एक लड़के ने खरीद लिया है और अब वो यहीं इसी घर में रहेगा। लड़का देखने में काफ़ी स्मार्ट है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। शाम को मैं छत पर गई तो वो लड़का मुझे छत पर खड़ा हुआ नजर आया। वो लड़का दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। मेरी तो उससे आँख ही नहीं हट रही थी। अचानक उस लड़के की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई तो मैंने जल्दी से नज़रें चुरा लीं और मैं नीचे उतर आई। मैंने अपने दिमाग में ज़बरदस्त प्लान बनाया कि सबसे पहले तो इस लड़के की पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। अगर ये लड़का पैसे वाला है तो फिर इस लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हूँ और फिर इससे शादी भी कर लेती हूँ।
मैंने पता किया तो मालूम पड़ा कि बहुत पैसे वाला है, किसी अच्छी कंपनी में काम करता है। मैंने पूरा प्लान बना लिया कि इस लड़के को जाल में फंसाकर इससे शादी जरूर करनी है। आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। मैं अब रोज बहाने बहाने से छत पर जाने लगी थी। मैंने महसूस किया था जैसे वो भी मुझे देखता है। धीरे धीरे बात थोड़ी आगे बढ़ी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती, वो भी बदले में मुस्कुरा देता। लेकिन अभी हमारे बीच कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली। सुबह सोकर उठी तो मम्मी बोली, संजना पहले जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद ये कपड़े छत पर डाला। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मुझे तो जैसे एक अच्छा बहाना मिल गया था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और फिर कपड़ों का टब लेकर ऊपर छत पर आ गई। आसपास के छतों पर पतंगबाजी हो रही थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं नज़र नहीं आया। पता नहीं आज कहाँ चला गया। यही सोचते हुए मैं कपड़े तार पर डालने लगी। तभी मेरे पास एक पतंग आकर गिरी। मैंने उस पतंग को उठा लिया। देखा तो उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। इसका मतलब ये पतंग यहाँ जानबूझकर गिराई गई थी। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी से वो नंबर नोट किया और पतंग फाड़ दी और नीचे उतर आई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने अब तक किसी से मोबाइल पर बात नहीं की थी। बात करती भी कैसे? मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन भी नहीं था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दे दो, मुझे अपनी सहेली से बात करनी है, कुछ पढ़ाई के बारे में पूछना है। मम्मी ने अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं फ़ोन को लेकर जल्दी से अंदर कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने जल्दी जल्दी पतंग वाला नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक गंभीर मर्दाना आवाज़ उभरी। इंट्रोडक्शन के बाद पता चला कि जी हाँ, ये तो वही लड़का था। मैं खुश हो गई कि चलो शिकार जाल में फंस गया। अब ऐसा रोज़ ही होने लगा। मैं रोज़ रोहित से फ़ोन पर बात करती। कभी पढ़ाई के बहाने फ़ोन ले लेती तो कभी मम्मी के पास से चुपके से फ़ोन उठा लाती और कमरे में बंद हो जाती। पहले मैं हर वक्त दुखी रहती थी, अब खुश रहने लगी थी। पढ़ाई पर से मेरा ध्यान अब हटने लगा था। एक बार उसने मुझसे मिलने की इच्छा जताई तो मैं फ़ौरन मान गई। तय ये हुआ कि कॉलेज की छुट्टी होने तक का सारा समय हम दोनों साथ में रहेंगे। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई और मन लगाकर तैयार हुई। मुझे इतने अच्छे से तैयार होते देखकर मेरी बहन और मेरी माँ ने मुझसे पूछा, इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जा रही हो? तो मैंने उनसे कह दिया कि कॉलेज में फंक्शन है, इसीलिए तैयार हो रही हूँ। और फिर जैसा कि तय हुआ था, कॉलेज के गेट पर पहुँचते ही रोहित मुझे मिल गया और मैं उसके साथ चली गई। रोहित ने मुझे खूब सारी शॉपिंग कराई थी। रोहित मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें करता जा रहा था। कहने लगा, संजना तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे घायल कर दिया है। रोहित ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन लेकर दिया। छुट्टी का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, अभी तो मन भी नहीं भरा और तुम जा रही हो। मैंने रोहित को कुछ अदाएं दिखाते हुए और उसे रिझाते हुए कहा, रोहित मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ चैन से रह पाती हूँ, लेकिन ये दूरी कुछ दिनों की दूरी है। रोहित तुम ऐसा करो, जल्दी से शादी कर लो, फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे। रोहित ने मेरे हाथों को चूमते हुए कहा, हाँ जान, बहुत ही जल्द वो दिन आएगा जब मन के साथ साथ हमारा तन भी एक होगा। फिर मैं घर आ गई। मैंने रोहित के द्वारा दी गई सारी शॉपिंग को अलमारी में छुपा दिया। अब मेरे पास मोबाइल फ़ोन था तो रोहित से और भी ज़्यादा बातें होने लगीं। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी मम्मी के दोस्त के बेटे से हो गई, जिसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दीदी की शादी के हंगामे ठंडे पड़े तो घर में मेरी शादी की चर्चाएं होने लगीं। लेकिन जब भी मेरी शादी की चर्चा होती, मैं साफ मना कर देती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं रोहित को पूरी तरह से शीशे में उतार कर उसे शादी के लिए राजी कर रही थी। एक दिन दीदी से मिलने उनके घर गई तो वहाँ एक लड़के को देखते ही मेरा बेईमान दिल फिर से बेईमानी कर बैठा। बहुत ही हैंडसम लड़का था, देखने में भी बहुत अमीर लग रहा था। दीदी से पूछा तो बताया, ये तुम्हारे जीजू का दोस्त है, बहुत ही पैसे वाला है, इसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस में ये उनका हाथ बटाता है। दीदी के मुंह से इतना सुनना था कि मैंने अपने मन में फ़ौरन इरादा बना लिया कि शादी करनी है तो इसी लड़के से करनी है। अब मैं रोहित से कतराने लगी थी। रोहित मुझे फ़ोन करता तो बस हूँ हाँ में जवाब देकर फ़ोन बंद कर देती। मिलने के लिए बुलाता तो बहाने बना देती। रोहित भी शायद अब भाप गया था कि मैंने उसके साथ झूठी मोहब्बत का ड्रामा किया था, लेकिन फिर भी रोहित मुझे छोड़ने पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे टाल रही थी।
मैं बहाने बहाने से दीदी के घर जाती और दो दो दिन तक वहीं रुकी रहती। जीजू की और उस लड़के नीलेश की बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए दीदी के घर नीलेश का आना जाना लगा रहता था। तब मैं हर वक्त नीलेश के आसपास मंडराती रहती, अपनी अदाओं से अपने हुस्न का जादू नीलेश पर चलाती रहती। धीरे धीरे नीलेश मेरे हुस्न का दीवाना हो गया। हम दोनों एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लगे। नीलेश पर मेरे हुस्न का जादू ऐसा चला कि कुछ ही दिनों में उसने अपने माता पिता को मेरे घर अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मम्मी पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता मेरे लिए आया है। खैर, इस रिश्ते को ओके कर लिया गया। घर में शादी की तैयारियां चलने लगीं, लेकिन मुझे रोहित का डर था। अगर रोहित को पता चल जाता तो वो बखेड़ा खड़ा कर देता। लेकिन किसी भी तरह इस शादी में विघ्न मैं डालना नहीं चाहती थी। लेकिन ये तो जाहिर था कि रोहित को सब कुछ पता चल जाता, क्योंकि वो मेरे घर के बराबर में ही रहता था। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि रोहित को पता न चले, लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया। उसने मुझे फ़ोन किया और गुस्से में कहने लगा कि मैंने सुना है तुम्हारा किसी अमीर घर में रिश्ता हो गया है और शादी भी होने वाली है। मैंने रोहित को झूठ बोल दिया कि मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मेरी छोटी बहन का रिश्ता हुआ है। मेरी बात सुनकर रोहित थोड़ा ठंडा पड़ा। कहने लगा, संजना, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ऐसे ही रोहित से बहाने करते करते मेरी शादी का दिन भी करीब आ गया। मेरे दिल में खौफ बढ़ने लगा था कि अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। उसकी दी गई धमकी से मुझे बहुत तो डर महसूस होता था। मैंने घर से भी निकलना बंद कर दिया। एक दिन नीलेश अपनी बहन के साथ हमारे घर आया। नीलेश मुझे शादी की शॉपिंग पर ले जाना चाहता था। नीलेश के साथ जाने के लिए मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। एक दुकान पर हम कपड़े खरीद रहे थे कि तभी रोहित ने मुझे नीलेश के साथ देख लिया। इससे पहले कि रोहित मेरे पास आता, मैं जल्दी से नीलेश को लेकर दूसरी दुकान में घुस गई। शॉपिंग के दौरान ही रोहित मुझे बार बार फ़ोन किए जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर रोहित नीलेश के सामने आ जाता तो मेरा सब बना बनाया खेल बिगड़ जाता। घर आकर मैंने रोहित को फ़ोन किया। मैंने सोच लिया था कि मुझे रोहित को क्या बोलना है। मेरी हेलो सुनते ही रोहित मुझ पर बिगड़ने लगा, लेकिन मैंने उसे शांत करते हुए कहा, रोहित शांत हो जाओ। दरअसल नीलेश को शादी की शॉपिंग करनी थी और हमारे घराने में शादी से पहले लड़का लड़की खुलेआम नहीं घूमते, इसीलिए मैं नीलेश के साथ चली गई थी। रोहित ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने रोहित को विश्वास में तो ले लिया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर रोहित ने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया तो मेरी तो शामत ही आ जाती। मेरे मम्मी पापा गरीब जरूर थे, लेकिन गैरतमंद बहुत थे। वो तो मुझे जान से ही मार देते। जैसे जैसे मेरी शादी का दिन पास आ रहा था, वैसे वैसे मेरी परेशानी भी बढ़ रही थी। कहीं सच में रोहित मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा ना कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी शादी टूट जाती और मेरे अमीर बनने के सपने भी टूट जाते। रोहित से बचने का और नीलेश से शादी करने का मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। मैंने रोहित को फ़ोन किया और कहा कि मेरे घर वाले मेरी छोटी बहन के साथ मेरी भी शादी कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर रोहित परेशान हो गया। कहने लगा, अब क्या करें? तुम ऐसा करो, अभी मना कर दो। मैं अपना रिश्ता 2-3 दिन में तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने कहा, रोहित, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। हम ऐसा करते हैं कि भाग चलते हैं। रोहित मेरी बात मान गया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे घर के पीछे से आकर मुझे ले जाओ। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। रोहित का फ़ोन काटने के तुरंत बाद मैंने अपनी छोटी बहन के पास गई और कहने लगी, सीमा, प्लीज़ तुम ये मेरे कपड़े पहन लो और ये चादर ओढ़कर घर के पिछवाड़े चली जाओ। सीमा मुझे हैरानी से देखने लगी। मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? मैंने सीमा के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, सीमा, तुम ही मुझे बचा सकती हो, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने सीमा को अपने और रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया। सीमा बहुत देर तक मुझे हैरान होकर देखती रही। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी थी। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने उसे जैसे तैसे समझाया। सीमा को मुझ पर तरस आ गया। सीमा कहने लगी, दीदी, फेरों से आधा घंटा पहले आप रोहित को बुला लो। मैं आधे घंटे तक रोहित को बातों में लगाए रखूँगी। तब तक आप दोनों की शादी हो जाएगी और फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। फिलहाल मुझे सीमा की बात पसंद आई। सीमा मेरे कपड़े पहनकर और एक बड़ी सी चादर ओढ़कर घर के पीछे चली गई। अभी सीमा को गए कुछ ही देर हुई थी कि बाहर शोर होने लगा। शायद मेरे ससुराल वाले जल्दी से फेरे करवाकर विदाई के लिए जोर डाल रहे थे। थोड़ी देर में पंडित जी मंडप में बैठ चुके थे और फिर दूल्हा भी आ गया। नीलेश के चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था। मुझे बहुत अजीब लगा।
नीलेश तो बहुत ही खुले विचारों वाला था, फिर भला उसने अपना चेहरा सेहरे के पीछे क्यों छुपा रखा था। शादी के फेरे संपन्न हुए। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन सीमा अभी तक नहीं आई थी। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, कहीं रोहित उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। मेरी विदाई का टाइम भी आ गया लेकिन सीमा मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मुझे घर वालों के रवैये भी बहुत ही अजीब लग रहे थे। मेरी माँ मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मेरे पापा की आंखों में भी गुस्सा था, लेकिन मैंने सबको नज़रअंदाज कर दिया और मैं नीलेश के साथ अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। विदा होकर मैं अपनी ससुराल आ गई। सुहाग की सेज पर बैठकर मैं नीलेश का इंतजार करने लगी। घूंघट हटाकर देखा, बहुत ही सुंदर कमरा था। महंगे सामान से कमरे को डेकोरेट किया गया था। कमरे की साज सज्जा को देखकर ही लग रहा था कि नीलेश कितना पैसे वाला है। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा। तभी मुझे किसी के आने की आहट हुई तो मैंने जल्दी से घूंघट में चेहरा कर लिया। नीलेश दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मेरा घूंघट हटा दिया। लेकिन जैसे ही आने वाले इंसान ने मेरा घूंघट हटाया और उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो नीलेश तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही रोहित था। चीख मारकर मैं बेड से नीचे उतर गई और उससे पूछा, कौन हो तुम? मेरे चीखने से वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया था। कहने लगा, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ, तुम मेरी दुल्हन हो। तुम संजना हो ना, मेरी संजना। उस लड़के के बोलने के अंदाज से मैं फ़ौरन भाप गई कि ये लड़का अब नॉर्मल है। मेरे सिर पर तो आसमान ही गिर पड़ा था। ये कैसा मजाक किया था मेरे घर वालों ने मेरे साथ। नीलेश के बजाय पागल लड़के के साथ मेरी शादी क्यों कर दी थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे दूल्हा हो। बताओ, मेरा दूल्हा कहाँ है? नीलेश कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो लड़का जोर जोर से तालियां बजाने लगा। कहने लगा, तुम गंदी दुल्हन हो, इसलिए दूल्हा तुम्हें छोड़कर भाग गया। मैं उस लड़के को धक्का देकर बाहर निकल आई और उसे अंदर कमरे में ही बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। मैंने सारे कमरे देख डाले लेकिन घर में कोई नहीं था। इतने बड़े घर में मैं और वो पागल लड़का था, सोचकर ही मैं कांपने लगी। मैंने जोर से चीख कर कहा, कोई है? तभी एक अधेड़ उम्र औरत निकलकर सामने आई। कहने लगी, बीबी जी, आपको क्या चाहिए? वो औरत शायद घर की नौकरानी थी। मैंने कहा, मैं यहाँ कैसे आई? मेरी तो शादी हुई थी। वो औरत कहने लगी, बीबी जी, आपकी हमारे छोटे साहब से ही तो शादी हुई है, अब आप हमारी छोटी मालकिन हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं गेट की तरफ भागी। मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मेन गेट पर बड़ा सा ताला मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई। वो औरत बोली, बीबी जी, छोटे साहब की बड़ी बहन ने ये ताला लगवाया है। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैंने जल्दी से उस औरत से उसका फ़ोन मांगा और अपने घर नंबर डायल किया, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही मेरी माँ मुझ पर बरस पड़ी। शर्म नहीं आती तुझे? खबरदार जो दोबारा फ़ोन किया तो तू हमारे लिए मर गई है और हम तेरे लिए मर गए हैं। अरे, तूने तो अपने बाप को समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। तो जैसी औलाद भगवान किसी को न दे। ये कहकर मम्मी रोने लगी थीं और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी दीदी को फ़ोन लगाया। दीदी भी उधर गुस्से में भरी बैठी थीं। कहने लगी, संजना, तूने हम सबकी नाक कटवा दी। मैं अपनी ससुराल में किसी से आंख उठाकर बात नहीं कर पा रही हूँ। तुझे पता है तेरे जीजा और नीलेश की कितनी अच्छी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती में भी दरार आ गई थी। दीदी की बातें सुनकर मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मैं बोली, दीदी प्लीज़ मुझसे बात तो करो, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। और सीमा कैसी है? प्लीज़ मुझे बताओ, सीमा ठीक तो है ना? हाँ, सीमा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तुमने उसके साथ किया था उसके चलते उसका ठीक होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद वो मासूम थी, इसलिए भगवान को उस पर दया आ गई और वो बच गई। तुमने अपने हिस्से की बदनामी सीमा के हिस्से में डालना चाहिए थी, लेकिन भगवान की लाठी बेआवाज़ होती है। उसने तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ सीमा को दे दी। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। मैं रोने लगी। दीदी प्लीज़ मुझे और मत तड़पाओ। बताओ मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी शादी उस पागल लड़के से क्यों कर दी गई? मेरी शादी तो नीलेश से होने वाली थी। दीदी बोली, अपने कारनामे सुनना ही चाहती हो तो सुनो। जब तुमने रोहित के पास सीमा को खुद के कपड़ों में भेजा था तो सीमा वहाँ खड़ी रोहित का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में रोहित वहाँ पर आ गया था। सीमा ने अपना चेहरा छुपा रखा था। पहले तो रोहित ने यही समझा कि ये संजना है, लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि ये संजना नहीं, सीमा है।
और फिर भी रोहित उसके साथ बदतमीजी करने लगा। कहने लगा, तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया है, अब उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। रोहित ने सीमा को जबरदस्ती बाहों में भर लिया। सीमा अपने बचाव के लिए जोर जोर से चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर नीलेश वहां पहुंच गया। नीलेश ने सीमा को रोहित से बचा लिया और रोहित को बहुत मारा। पिटने के बाद रोहित ने तुम्हारी सारी सच्चाई नीलेश को बता दी। तुम्हारी कुछ फोटोज रोहित के पास थीं और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग थी, वो सब रोहित ने नीलेश को दिखा दी। सीमा से पूछने पर भी सीमा ने यही बताया कि हाँ, संजना दीदी के कहने पर ही मैं यहाँ आई थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। शोर सुनकर सब लोग वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। नीलेश ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं संजना से शादी नहीं करूँगा। पापा को इतना गहरा सदमा लगा कि वो सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठते चले गए। नीलेश बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे पापा की हालत देखी नहीं गई। उसने पापा को संभाला और कहा, अंकल आप टेंशन न लें, मैं आपकी बेटी से ज़रूर शादी करूंगा, लेकिन संजना से नहीं, सीमा से। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। इस तरह सीमा और नीलेश की शादी हो गई और तुम्हारी शादी अभिषेक से कर दी गई। अभिषेक की बहन ने खुद आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ अभिषेक के लिए मांगा था। हालांकि सबको पता था कि अभिषेक अब नॉर्मल है, फिर भी अभिषेक के साथ तुम्हारी शादी कर दी गई, क्योंकि तुमने जो किया था उसके लिए तुम्हें सज़ा मिलना ज़रूरी थी। संजना, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब आगे से मुझे फ़ोन मत करना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। अगर ये बात तुम्हारे जीजू को पता चली कि मैं तुमसे बात करती हूँ तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए प्लीज़ मुझे दोबारा कॉल मत करना। ये कहकर दीदी ने फ़ोन काट दिया और मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बेआवाज़ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वहीं सोफे पर पड़े पड़े सो गई। सुबह मुझे किसी ने कंधे से पकड़कर उठाया तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी ननद हूँ, मैंने ही अपने छोटे भाई से तुम्हारी शादी करवाई है। मैं चीख पड़ी, आपको शर्म नहीं आई अपने अबनॉर्मल भाई की शादी मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से करवाते हुए? मेरी बात सुनकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी, अरे शुक्र मनाओ कि मैंने अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दी, नहीं तो कोई तुम्हारे ऊपर थूकता भी नहीं। और जिसे तुम अब नॉर्मल कह रही हो, उसे पागल बनाने वाली भी तुम ही हो। याद करो वो समय जब अभिषेक तुम्हारे प्यार में पागल था। अब तक तुमने न जाने कितने लड़कों से दोस्ती की है, इसीलिए तुम शायद अभिषेक को भूल गई हो, लेकिन अभिषेक तुम्हें आज तक नहीं भुला पाया। वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। उस समय तुम सिर्फ 10वीं क्लास में थी और तभी से तुमने उस पर अपने प्यार का जादू चला दिया था। तुम्हारे लिए शायद वो खेल था और शायद पैसे कमाने का जरिया भी, लेकिन अभिषेक तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठा था। जब तुमने उसे ठुकरा दिया तो वो पागल हो गया। वो सब कुछ भूल गया, लेकिन तुम्हारा नाम अभी तक नहीं भूला। भले ही हम गांव से बिलोंग करते थे, लेकिन गांव के लोगों के पास भी दिल होता है। अपने भाई का इलाज करवाने के लिए मैंने गांव की अपनी सारी ज़मीनें बेच दी और यहाँ शहर में आकर शिफ्ट हो गई, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरे भाई को ठीक नहीं कर सका। मैं नीलेश की तरफ से नीलेश की और तुम्हारी शादी में आई हुई थी। जब नीलेश ने तुम्हें ठुकरा दिया तो मुझे एक होप मिली कि शायद अगर मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दूँ तो हो सकता है मेरा भाई ठीक हो जाए, और अगर ठीक ना भी हुआ तब भी ज़िंदगी भर तुम मेरे पागल भाई को झेलती रहोगी, और यही तुम्हारे कर्मों की सज़ा है। और यही सोचकर मैंने अपने भाई की शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मेरे सिर पर धमाके हो रहे थे। गुस्से की वजह से रात मैंने अभिषेक को पहचान नहीं पाई थी। मैं भागती हुई कमरे में गई। अभिषेक मासूम बच्चों की तरह सो रहा था। मुझे याद आ गया, हाँ ये वही अभिषेक था जो मेरे सामने गिड़गिड़ा कर अपने प्यार की भीख मांग रहा था, लेकिन उस समय मुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने मेरे किए की सज़ा मुझे दे दी थी। शायद अब अभिषेक ही मेरा नसीब है। हमारी शादी को अब 6 महीने हो चुके हैं। मेरे घर पर कोई नहीं आता, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, और ना ही मेरी ननद। कभी कभी जब उसे अपने भाई से मिलना होता है तो वो अभिषेक को अपने घर बुला लेती है। मैं अकेली से बड़े से घर में इधर से उधर घूमती रहती हूँ। भगवान ने मुझे पैसा तो दे दिया, लेकिन मेरी किस्मत में प्यार नहीं दिया, ना ही अपनों का, ना ही पति का प्यार। भगवान से रोज़ रो रो कर दुआएं मांगती हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैंने आज तक न जाने कितने मासूमों का दिल तोड़ा है। हर आने वाला दिन एक नई आशा लिए आता है कि शायद भगवान को मुझ पर दया आ जाए, वो मेरे अपराधों को क्षमा कर दे और अभिषेक को ठीक कर दे। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मेरा अभिषेक बस अब ठीक हो जाए।
भले ही अभिषेक अब नॉर्मल है, वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभिषेक अपनी जगह बना चुका है। मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं अभिषेक का बहुत ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उसकी केयर करती हूँ। जिस दिन अभिषेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि मेरा भगवान मुझसे राजी हो गया है और उसने मुझे माफ़ कर दिया है। दोस्तों, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि भगवान मुझे माफ़ कर दे और मेरे अभिषेक को ठीक कर दे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।